द बॉडी विच गेन्स इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास लेस देन नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास। ठीक है, उसके बाद में चार्जिंग की प्रोसेसेस, उसमें इंडक्शन में क्या होता है, नेट चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी रिमेन्स जीरो। ठीक है, उसके बाद में टाइप्स ऑफ मटेरियल, कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, देन चार्ज की प्रॉपर्टीज, एडिटिव इन नेचर, कंजर्वेशन एंड क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मतलब Q इक्वल्स टू N इंटू ई। देन हिस्ट्री में थैलेस, गिलबर्ट, फ्रैंकलिन। उसके बाद में कूलम्स लॉ। क्या होता है कूलम्स लॉ? वेयर इप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम विच इज गिवन बाय इप्सिलॉन नॉट इंटू के। इप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कितनी है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर। के का मतलब ऑफ द मीडियम कितना होता है 1 फॉर एयर और वैक्यूम एंड इन्फिनिटी फॉर मेटल्स और कंडक्टर्स। ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ attraction or repulsion. Then types of electric field, uniform, non-uniform and radial. Then electric field की intensity, force per unit charge denoted by E, given by E equals to F upon 1 upon 4 pi epsilon into Q upon V upon D. Then SI unit न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ठीक है, उसके बाद में अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो फोर्स एक्ट होगा कितना, F इक्वल्स टू Q इंटू ई। देन एक्सेलरेशन बनेगा QE बाय वेलोसिटी बनेगी लीनियर मोमेंटम QET, काइनेटिक एनर्जी Q स्क्वायर। अगर पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड कैन चेंज मैग्नीट्यूड एज वेल एज ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज, बट मैग्नेटिक फील्ड कैन ओनली चेंज। देन अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चार्ज एंटर करेगा तो एंड उसके बाद में सिंपल पेंडुलम के बॉब के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो क्या प्लस क्या माइनस G। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डाउनवर्ड है तो G प्लस QE बाई M, अगर अपवर्ड है तो हॉरिजॉन्टल है तो G स्क्वायर प्लस QE बाई M का स्क्वायर रेज टू 1/2। ठीक है, कहाँ पे T इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ L अपॉन डिनोमिनेटर में। ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन पढ़ने के लिए यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ अपॉन R स्क्वायर, ड्यू टू चार्ज रॉड अलॉन्ग एक्सिस K लैम्बडा L अपॉन A इन ब्रैकेट A प्लस L। ठीक है, अगर वही रॉड है उसके बाजू में नियर बाय पॉइंट दिया है तो लैम्बडा अपॉन इन ब्रैकेट साइन अल्फा प्लस, अगर पॉइंट परपेंडिकुलर बाय सेक्टर पे तो अल्फा बीटा, मतलब लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R इंटू, अगर लेंथ इनफाइनाइट है तो फिर यही एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो हम रॉड के लिए यूज करते हैं, सिलेंडर के लिए यूज करते हैं, वायर के लिए यूज करते हैं, तो उसमें क्या करना पड़ेगा 2/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो बनेगा 2K लैम्बडा अपॉन R। ठीक है, देन सर्कुलर आर के उसके सेंटर में इंटेंसिटी 2K लैम्बडा अपॉन R इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है, एंड उसके बाद में अगर रिंग है, रिंग के एक्सिस के ऊपर इंटेंसिटी चाहिए तो KQX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2। डिस्क के एक्सिस के ऊपर चाहिए तो cos थीटा मतलब x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, अगर चार्ज स्पीयर है आउटसाइड पॉइंट पे KQ अपॉन R स्क्वायर, सरफेस के ऊपर KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, अगर हॉलो है तो इनसाइड, सॉलिड है तो इनसाइड के लिए R डैश बाय R से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सेम डेटा इन टर्म्स ऑफ सिग्मा चाहिए तो आउटसाइड पॉइंट के लिए सरफेस के ऊपर सिर्फ सिग्मा अपॉन, सिलेंडर के लिए आउटसाइड पॉइंट है तो सिग्मा R अपॉन इप्सिलॉन इंटू R। ठीक है, तो ये हो गया एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद में आता है डाइपोल। क्या होता है डाइपोल मतलब, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल को क्या होती है, डाइपोल लेंथ क्या होती है, डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2L, ऐसा यूनिट कूलम मीटर, वेक्टर क्वांटिटी है डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू, अगर डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी चाहिए तो रूट ऑफ 1 प्लस, इसके अकॉर्डिंग अगर पॉइंट एक्सिस के ऊपर है तो 2P अपॉन
पॉइंट इक्वेटर पे तो P अपॉन मतलब एक्सिस की इंटेंसिटी इक्वल टू डबल, मतलब उसके बाद में डाइपोल को अगर एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, फोर्स विल बी, टॉर्क विल बी, वर्क डन, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा 0, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा 180। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल प्लेस करेंगे तो फोर्स P इंटू डी बाई डी एक्स। उसके बाद में अगर डाइपोल SHM परफॉर्म कर रहा है उसका पीरियोडिक टाइम हो गया। दिस इज ऑल अबाउट डाइपोल। लास्ट में आती है लाइंस ऑफ फोर्स। क्या होता है? कर्व टू विच टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स द, या फिर पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन, उसकी प्रॉपर्टीज 1 2 3 4, फोर्थ वन कैन पास थ्रू but do not pass through conductor, and last one intensity is proportional to number of lines of force passing through the area. then आता है फ्लक्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया डिनोटेड बाय फाई, गिवन बाय फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट, यानी कि EDS इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अल्टरनेट फॉर्मूला फॉर फ्लक्स Q अपॉन इप्सिलॉन किसने प्रोवाइड किया था? गॉस ने। उसका लिमिटेशन होता है क्या? चार्जेस मस्ट बी एनक्लोज्ड बाय गिवन सरफेस। तो फ्लक्स का तन्विषा, फ्लक्स का ऐसा यूनिट वोल्ट इंटू मीटर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, देन सेम एप्लीकेशन क्यूब से रिलेटेड देखे थे। अगर क्यूब के इनसाइड चार्ज है तो टोटल फ्लक्स, क्यूब के अंदर डाइपोल है तो टोटल फ्लक्स 0। अगर क्यूब के अंदर चार्ज है एंड फ्लक्स चाहिए थ्रू ईच कॉर्नर, ईच फेस, ईच एज, चार्ज को कॉर्नर पे रखेंगे, चार्ज को फेस पे रखेंगे, एज पे रख दिया, कॉर्नर पे रखा और एनी ऑफ द फेस में से फ्लक्स पूछा है जिसमें चार्ज नहीं है, 24 इप्सिलॉन। वेरी गुड। ठीक है, तो ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड एप्लीकेशन हो गए। फिर लास्ट में देखा था मैकेनिकल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, एंड कल उसको हमने इलेक्ट्रिक प्रेशर भी बोला था। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है? हाफ इप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर या फिर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इप्सिलॉन, एंड वही बाद में जाके एनर्जी डेंसिटी बनती है। क्या होती है एनर्जी डेंसिटी? स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ इप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर। उसके बाद में सेम कंसेप्ट को एक्सटेंड करके पोटेंशियल की कंसेप्ट हमने इंट्रोड्यूस की थी। क्या होता है पोटेंशियल? मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज डिनोटेड बाय V गिवन बाय V इक्वल्स टू W अपॉन, अगर वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी तो पोटेंशियल का ऐसा यूनिट जूल पर कूलम, यानी कि वोल्ट। ठीक है, इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। रूल क्या है? पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव। ठीक है, तो पोटेंशियल एट ए डिफरेंट पॉइंट्स। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड के सिमिलर एप्लीकेशन देखा था। तो पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से पोटेंशियल KQ अपॉन R। वेरी गुड। ठीक है, देन पोटेंशियल एट ए पॉइंट या फिर पोटेंशियल डिफरेंस एट ए पॉइंट चाहिए, ड्यू टू रॉड बोलेंगे, एक्सिस के ऊपर पॉइंट दिया है K लैम्बडा, लॉग टू द बेस E ऑफ A प्लस L अपॉन A। ठीक है, एंड वहीं पे अगर रॉड के बाजू में 2 पॉइंट दिए और उनके बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो 2K लैम्बडा, नेचुरल लॉग ऑफ RB अपॉन RA, माइनस माइनस हर तरफ। ठीक है, उसके बाद में अगर इनफाइनाइटली चार्ज डिस्क है उसके बाजू में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो सिग्मा इंटू डी अपॉन 2 इप्सिलॉन। ठीक है, देन डिस्क के एक्सिस के ऊपर पॉइंट है वहां पे पोटेंशियल चाहिए तो सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। रिंग के एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल चाहिए तो के क्यू अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड अगर डिस्क के एज पे एंड पे पॉइंट दिया है उसके ऊपर पोटेंशियल चाहिए तो सिग्मा आर अपॉन पाई इंटू इप्सिलॉन। ठीक है, देन डाइपोल की वजह से एट एनी पॉइंट पोटेंशियल चाहिए P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसलिए एक्सिस के ऊपर सिर्फ P अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेटर के ऊपर 0। तो ये हो गए ऑल एप्लीकेशंस रिलेटेड टू पोटेंशियल। आगे आते स्पीयर्स। अगर स्पीयर के आउटसाइड पॉइंट दिया तो KQ अपॉन आर, सरफेस के ऊपर दिया तो KQ अपॉन, अगर हॉलो स्पीयर है इनसाइड दिया तो कैपिटल आर, सॉलिड स्पीयर है इनसाइड पॉइंट है तो रूट ऑफ 3r स्क्वायर माइनस r डैश स्क्वायर अपॉन 2r का क्यूब, यानी सेंटर पे r डैश बनेगा 0 तो पोटेंशियल विल बी वेरी गुड। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल एंड इट्स एप्लीकेशन। बाद में आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी पर। सेल्फ एनर्जी मतलब क्या होता है? एनर्जी इन फॉर्मिंग द बॉडी। शेल है तो 1/2 KQ अपॉन आर, एंड सॉलिड स्फीयर है तो 3/5 KQ अपॉन आर। ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? अमाउंट ऑफ वर्क डन
रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग सिस्टम ऑफ चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर प्रेजेंट लोकेशन। ठीक है, कितनी होती है? ये दो चार्ज की सिस्टम के लिए अगर n नंबर ऑफ चार्जेस लेके आ रहे तो कितनी एनर्जी होगी, एंड उसको फाइंड कैसे करना है, 2 दिन से हम उससे रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट करके हमने कुछ और एप्लीकेशंस थे जिनके बारे में कल डिस्कशन किया था। जैसे कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते तो उसकी इनसाइड इंटेंसिटी 0, उसके इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। लाइंस ऑफ फोर्स का स्ट्रक्चर भी कैसे चेंज होता है वो भी हमने देखा था। ठीक है, एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज है उसके टुवर्ड्स कंडक्टर का नेगेटिव चार्ज, एक्सटर्नल नेगेटिव चार्ज है उसके टुवर्ड्स कंडक्टर का पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देन दोनों आइडेंटिकल बॉडीज है, उनके ऊपर चार्जेस Q1 एंड Q2 है। अगर उनको वायर से कनेक्ट करेंगे या फिर टच करके सेपरेट करेंगे तो बाद में नंतर चार्ज कितना होता है ईच बॉडी के ऊपर, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, क्योंकि आइडेंटिकल है। एंड आइडेंटिकल नहीं है, पहले की रेडियस R1 है दूसरी की R2 है, तो Q1 बनेगा Q1 प्लस Q2 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, एंड Q2 बनेगा यानी Q1 प्लस Q2 अपॉन R1 प्लस R2 दोनों में कॉमन है, बस Q1 आएगा तो R1, Q2 आएगा तो। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट हमें डिस्कस करना था, दैट इज कैपेसिटर, और उसके लिए हमने डाइलेक्ट्रिक्स एंड उसका पोलराइजेशन कल के लेक्चर में देखा था। तो पहले डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब होता है नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस, दैट इज इंसुलेटर्स, इनको बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स दो टाइप के, पोलर, पोलर में डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो, नॉन पोलर में डाइपोल मोमेंट। अब ये जीरो नॉन जीरो क्यों होती है, सीजी कोइंसाइड होगा तो जीरो, नॉन कोइंसाइड है तो। फिर उसके बाद हमने देखा था कि अगर आइसोलेटेड कोई भी डाइलेक्ट्रिक है, ग्लास, वुड, रबर, प्लास्टिक, इसमें से कोई भी इंसुलेटर लेंगे तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर वो पोलर है तो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन डाइपोल मोमेंट के रैंडम ओरिएंटेशन से नेट डाइपोल मोमेंट कितनी बनती है, जीरो ही बनती है। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो वहां पे इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट भी जीरो, नेट डाइपोल मोमेंट भी जीरो। लेकिन इस तरह का डाइलेक्ट्रिक जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते तो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक्स का पोलराइजेशन होता है। कैसे होता है पोलराइजेशन, एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज के टुवर्ड्स डाइलेक्ट्रिक का नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होता है, एक्सटर्नल नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स डाइलेक्ट्रिक का पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का सेपरेशन हो रहा है, मतलब फिर से डाइपोल प्रोड्यूस हो रहा है। एंड सारे डाइपोल की जो डाइपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होती है, सेम एज दैट ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब यहाँ पे नेट डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो रहेगी। तो ये जो डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड होने की प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। अगर कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला था इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, अल्टरनेट फॉर्मूला था पोलराइजेशन इक्वल्स टू, काय का मतलब ससेप्टिबिलिटी। क्या होती है ससेप्टिबिलिटी, मतलब एबिलिटी ऑफ द डायलेक्ट्रिक टू गेट पोलराइज्ड, म्हणजे कोणता भारी डायलेक्ट्रिक आहे जो आपण यूज करू शकतो सो दैट उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, एंड पोलराइजेशन ज्यादा होगा मतलब वो ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा। ये डिफाइन करने वाला कांस्टेंट मतलब इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ये कंप्लीट करने के बाद हमें एक कैपेसिटर शुरू करना था, बट उससे पहले एक डिवाइस के बारे में इंट्रोडक्शन शुरू किया था, दैट इज वैन डे ग्राफ जनरेटर। क्या होता है वैन डे ग्राफ जनरेटर, इट इज एन electrostatic generator used to accelerate positively charged particles like proton, deuteron and alpha particles. ठीक है, एंड उसको हम एक्सेलरेट करेंगे इनटू हाई वेलोसिटीज विच आर फर्दर यूज फॉर आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। आई थिंक यहां तक आ गए थे हम, तो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। क्या होता है आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन इज द प्रोसेस artificial transmutation is the process in which highly energetic particles in which highly energetic particles are bombarded on nucleus
bombarded on nucleus of an unstable element, nucleus of an unstable element, so as to convert it into another element. कड़ा का आर्टिफिशियल ट्रांसमिटेशन मतलब क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, इसमें एक्टिनाइड्स होते हैं. एक्टिनाइड्स क्या होता है? एक्टिनाइड्स मतलब जो एक्टिव है. कौन से एक्टिव है? रेडियो एक्टिव है, उनको बोला जाता है एक्टिनाइड. जैसे कि बिस्मथ इज द हेवीएस्ट स्टेबल एलिमेंट 83,209. बिस्मथ के बाद में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो नेचर में स्टेबल नहीं होते. कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं. अनस्टेबल मतलब क्या है? लास्ट में मैंने जब बीटा पार्टिकल एक्सप्लेन किया था तब बोला था आपको क्या होता है. न्यूक्लियस के अंदर सारे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इनको बाइंड करके रखने के लिए जो भी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है हम उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. एंड इस फोर्स का काम क्या होता है? प्रोटॉन प्रोटॉन के रिपल्शन को ओवरकम करके न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर पकड़ के रखना. लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है मतलब कौन बढ़ता है? वेरी गुड, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं. तो प्रोटॉन के नंबर बढ़ेंगे मतलब प्रोटॉन का रिपल्शन बढ़ेगा. एंड प्रोटॉन के रिपल्शन बढ़ने से इस रिपल्शन को ओवरकम करके पकड़ के रखने के लिए जो भी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो कम पड़ता है धीरे धीरे. इसलिए क्या होता है कि ये 83 ऑनवर्ड जितने भी एलिमेंट्स आते हैं इनका न्यूक्लियस पहले से परेशान है सारे न्यूक्लियस को पकड़ के रखने के लिए. एंड हम क्या कर रहे हैं? इस वैन डे ग्राफ जनरेटर में जो भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करते हैं उसको इस अनस्टेबल एलिमेंट के न्यूक्लियस में बम्बार्ड कर रहे हैं. अब पहले से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे, प्रोटॉन उनके रिपल्शन को ओवरकम करके पकड़ के रखने के लिए न्यूक्लियस अनेबल था, बट कसं तरी चालू होतं. उसमें हमने क्या किया? और एक पार्टिकल ऐड कर दिया. तो उसके बाद क्या होगा? न्यूक्लियस इनको पकड़ के रखने के लिए अनेबल हो जाएगा और वो खुद को स्प्लिट करेगा इनटू 2 और मोर स्टेबल न्यूक्लियाय. जसं केमिस्ट्रीमध्ये तुम्हाला शिकवलं असेल आजचा हायड्रोजन कधी काळी युरेनियम होता नाही. ते आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया असं इंडियाचं असतं, असं जगभरात प्रत्येकाचं डिपार्टमेंट असतं. क्या काम होता है उनका? हडप्पा तिथं वीट सापडली, मग किती वर्षापूर्वीची होती? अराउंड 3,800 ईयर्स. असं एक्झॅक्ट ईयर ते प्रेडिक्ट करतात. कहाँ से प्रेडिक्ट करते? क्यों प्रेडिक्ट करते हैं? कार्बन कार्बन हाँ, तो क्या बोलते हैं उसको? कार्बन 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 डेटिंग. किसके बेस के ऊपर करते हैं कार्बन डेटिंग? हाँ, तो रेडियो एक्टिविटी के ऊपर है. ठीक है ना, समझ में आ रहा है? मतलब कितने उसके आइसोटोप प्रोड्यूस हो गए, कितने मतलब दूसरे एलिमेंट में वो कन्वर्ट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो उसकी हाफ लाइफ ईयर हमें मालूम होती है. हाफ लाइफ ऐकलेगा? हाफ लाइफ मतलब जितना न्यूक्लियर था उसका 50% न्यूक्लियर डीके होने के लिए कितना टाइम लगता है उसको हाफ लाइफ बोलते हैं. तो हर एक एलिमेंट की हाफ लाइफ हमें मालूम है. वैसे कार्बन की भी हाफ लाइफ हमें मालूम होती है. तो उसके ऊपर से कितने न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं उसका कैलकुलेशन करके हम जो डेट है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं. ठीक है, हमें पढ़ना है उसको रेडियो एक्टिविटी में, तब सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे. तो इस तरह से ये रेडियो एक्टिविटी की प्रोसेस के सिमिलर प्रोसेस होती है आर्टिफिशियल ट्रांसमिटेशन. डिफरेंस क्या है? रेडियो एक्टिविटी में सिर्फ अल्फा बीटा गामा पार्टिकल इमिट होते हैं बट नेचुरली होते हैं, उसको स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ सर्टन रेडिएशंस बोलते हैं हम. लेकिन आर्टिफिशियल ट्रांसमिटेशन में हम क्या कर रहे हैं? आर्टिफिशियली उस न्यूक्लियस को स्प्लिट कर रहे हैं. एंड इस स्प्लिट होने की प्रोसेस में वो न्यूक्लियस क्या करता है? अल्फा बीटा एंड गामा इस तरह के पार्टिकल्स एंड रेडिएशंस इनको इमिट करता है. ठीक है, जिसमें अल्फा पार्टिकल मतलब हेलियम न्यूक्लियस He24, बीटा पार्टिकल मतलब पॉझिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय द न्यूक्लियस. काय असतो ते बघितलं आपण, नंतर पण बघू. ठीक है, एंड थर्ड वन बचता है दैट इज गामा रेडिएशंस. एंड ये गामा रेडिएशन जो होते हैं इनको हम यूज करते हैं. कल जो हम डिस्कस कर रहे थे ट्यूमर की, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जो रेडियोथेरेपी केमोथेरेपी होती है उस प्रोसेस में. ठीक है, एकच नाही आहे, भरपूर ॲप्लिकेशन आहे, बट माहीत असणारं मेडिकल ॲप्लिकेशन आपण डिस्कस केलं. मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन इसके मेडिकल फील्ड में होते हैं. ठीक है, तो जो गामा रेडिएशंस होते हैं उन गामा रेडिएशंस को बॉडी के ऊपर बम्बार्ड किया जाता है. एंड फिर बम्बार्डमेंट की वजह से क्या होता है? बॉडी में जितनी भी सेल है अच्छी बुरी सगळ्या काय होतात? डिस्ट्रॉय होतात. कळालं ना? तो ये टेंडेंसी सिर्फ गामा रेडिएशन के पास होती है. ऐसे क्यों? क्योंकि गामा रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम होता है, जैसे हमारी विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट में क्या है? 7 कलर्स है. कौन से?
वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो वॉयलेट एंड रेड इसमें से मोस्ट एनर्जेटिक कलर कौन है? रेड लगता है, रेड नहीं है, कौन है? वॉयलेट है, जो शांत है तो डेंजरस, तो कळालं। उसके बाद उससे कम वेवलेंथ वाली मतलब एनर्जेटिक रेडिएशंस की सीरीज आती है, दैट इज यूवी रेडिएशंस। अल्ट्रा वॉयलेट मतलब अल्ट्रा व्हायलेट में जो एनर्जी कंटेंट है वो भी इतनी डेंजरस होती है कि तुम्ही ते लहानपणी शिकले असेल शाळेमध्ये, है ना। ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, ओजोन की लेयर थी, उसमें क्या हो रहा है, ड्रिल हो रहे हैं बड़े बड़े, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो यूवी रेडिएशंस अर्थ के ऊपर आने से रुकने वाले थे वो डायरेक्ट आ रहे हैं, और वो डायरेक्ट आने की वजह से क्या हो रहा है, स्किन डिसीज बढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद में जो प्लांट्स है उसकी काय म्हणतो आपण त्याला, प्लांटची जमात काय म्हणतो आपण त्याला, हाँ स्पेसीज ही नष्ट हो रही, गायब हो रही, वायलेट हो रही है। इस तरह का कुछ नहीं पढ़ा था क्या? पढ़ा होगा, वेरी गुड, ठीक है। और बाद में कोविड में लॉकडाउन लगा था तो क्या ओझोन की लेयर फिर से पूरी रिजनरेट हो गई असं काहीतरी सांगत होते, ठीक आहे। काय खरं काय खोटं आपल्याला माहीत नाही, फक्त आपल्याला फिरवत असतात, कळालं ना। आम्ही लहान होतो शाळेमध्ये 3rd 4th स्टँडर्डला, तेव्हा आम्हाला हे पेट्रोल डिझेलबद्दल असे भयानक म्हणजे सिरियस होऊन सर शिकवायचे, आम्हाला वाटायचं 2 वर्ष संपतात काय म्हणून, तेव्हा वाटायचं की आपण गाडी चालवल्याशिवाय संपलं नाही पाहिजे, ठीक आहे। आता रोज एवढा धुमाकूळ चालू तरी अजून संपलं का पेट्रोल डिझेल, हे काय खरं काय खोटं आपल्याला माहीत नाही, फक्त आपल्याला फिरवत असतात, ठीक है। खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है, कब खत्म होने वाला है मालूम नहीं, ठीक है। वैसे ओजोन लेयर की कंडीशन है ना, फ्रीज यूज करते, एसी यूज करते, उसमें क्या होता है, यही रिस्पॉन्सिबल है ना ओजोन के लेयर में जो हो रहा है वो क्या होता है, CFC। बट CFC ला अपन 2000 बिफोरच रिप्लेस करून टाकले, CFC बाद में यूज ही नहीं होता, फिर भी स्कूल में अभी वही पढ़ाते, CFC होता है, CFC होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। उसकी वजह से क्या होता है, वो निकलता है कहाँ से, फ्रीज में से एंड एसी में से, कहाँ पे जाता है, डायरेक्ट ओजोन में, और वहाँ पे जाके क्या होता है, ओजोन लेयर को मतलब वहाँ पे वेरी गुड मोटे मोटे होल्स होता है तिथे, ठीक है। तो इस तरह की बातें होती होगी, आपल्याला नहीं माहिती, ठीक है। अब ये ओजोन मतलब क्या होता है मालूम है, O3, क्या है O3 मतलब, हाँ ओजोन है ना, ओजोन म्हणजे O3, क्या होता है O3 मतलब, O2 होता है, O2 होता है, O2 म्हणजे उसके ऊपर जब ये यूवी रेडिएशंस इंसिडेंट होते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, O2 का फॉर्मेशन O3 में होता है, मतलब तो एब्जॉर्ब करतो म्हणजे काय करतो, यूटिलाइज करून घेतो, ठीक है। बट वहाँ पे अगर O2 उस लेयर में नहीं होगा तो O3 में कन्वर्जन उसका नहीं होगा, ठीक है, छोड़ून दिया, ठीक है। तो यूवी रेडिएशंस होते हैं जिनकी एनर्जी विजिबल स्पेक्ट्रम से ज़्यादा होती है, इसलिए जो गॉगल्स आते हैं सन गॉगल्स, उसमें 2 टाइप के होते हैं, एक पोलराइज गॉगल्स होते हैं एंड दूसरे यूवी प्रोटेक्टेड होते हैं, बघा पोलराइज्ड एंड यूवी प्रोटेक्टेड। तो पोलराइज क्या है वो हम ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, एंड यूवी प्रोटेक्टेड मतलब जो भी यूवी रेडिएशंस मतलब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आने वाले हैं आईज में वो नहीं आने चाहिए, इसलिए वो प्रोटेक्ट करते, ठीक है। क्यों नहीं आने चाहिए, उसके रीज़न वही है ना। जो रेटिना है हमारे आई में, लेंस आई लेंस है ना, प्यूपिल है, ये सारे यूवी रेडिएशंस को अगर एब्जॉर्ब करने लगे तो क्या होगा, याची वर्किंग खराब होऊन जाते, बरोबर आहे की नाही। कधी कधी उन्हाळ्यामध्ये बराच वेळ उन्हात बघितलं की आपल्याला काहीच दिसत नाही, अंधार व्हायला लागतो, कळालं ना, पार्ट्स बंद होने लगता है, ठीक है। उसके लिए यूवी प्रोटेक्टेड गॉगल्स होते हैं। उसके बाद में यूवी रेडिएशन से और ज्यादा एनर्जी किसमें होती है, एक्सरेज, किसमें होती है, एक्सरेज, नहीं एक्सरेज, गामा अलग है, ठीक है। एक्स क्या है, रेज है, रेज मतलब कौन, लाइट जैसा है, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव, फक्त आपल्याला दिसत नाही। कहाँ पे होता है एक्सरे, एक्सरे काढतो ना आपण, कधी काढतो, बोन रिलेटेड काही पार्ट असेल, बरोबर है, ठीक है। विल्हेम रोंटगेन इसने एक्सरे को क्या किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है। और एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेट करके मेटल के ऊपर बम्बार्ड करते हैं। मेटल के ऊपर बम्बार्ड करने के बाद क्या होता है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में नियम है, कैसे, कौन सा नियम है, इलेक्ट्रॉन को अपना अपना ऑर्बिट मिलता है बेस्ड ऑन देयर एनर्जी लेवल, एनर्जी बढ़ गई ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ गई ऑर्बिट नंबर और बढ़ेगा। वैलेंस बैंड वाला इलेक्ट्रॉन है उसको और एनर्जी मिल गई, फ्री होके कंडक्शन बैंड में जाएगा, और कंडक्शन बैंड में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन बनता है फ्री, मतलब वो किधर भी घूम सकता है, उसको न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं करेगा। एंड यही फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी एप्लीकेशन है उसमें हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व होते हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, ते आपल्या काहीच कामाचे नाही, जो फ्री हो चुके हैं वही इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन पर्पज में हम यूज करते हैं। तो उसमें और एक इफेक्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक डोर्स बघितले, क्या होता है ऑटोमेटिक डोर्स में, कोई आके खड़ा हो गया डोर के सामने, ऑटोमेटिक ओपन होता है, ऑटोमेटिक क्लोज भी होता है, कैसे होता है, सेंसर असतात, बरोबर। सेंसर म्हणजे काय, उसका वर्किंग मैकेनिज्म पढ़ना मतलब फिजिक्स पढ़ना, ठीक है। हर एक सेंसर कैसे वर्क करता है उसके पीछे एक वर्किंग मैकेनिज्म होता है। तो वहाँ पे 2 प्लेट्स होती है, ध्यान से देखेंगे तो सामने एक मेटल की प्लेट होती है, डोर के ऊपर एक प्लेट होती है, ऊपर की प्लेट से एक लाइट कंटिन्यूसली इमिट होता है जो नीचे की प्लेट में जाके इंसिडेंट हो रहा है।
लाइट इंसिडेंट हो गया, लाइट मतलब होते हैं फोटॉन, मतलब एनर्जी के पैकेट्स। ये फोटॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, हम उसके सामने पॉजिटिव पोटेंशियल रखते हैं, फिर ये पॉजिटिव पोटेंशियल उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गए मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब करंट फ्लो हो गया। और जब तक करंट फ्लो हो रहा है मतलब कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, लेकिन बीच में हम जाके खड़े हो गए तो क्या होगा, ऊपर की लाइट नीचे इंसिडेंट नहीं होगी। लाइट इंसिडेंट नहीं होगी मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे मतलब करंट स्टॉप हो जाएगा एंड सेंसर को सेंस होगा कि कोई तो आ गया, फिर वहाँ पे जो रिले मैकेनिज्म है एक्टिवेट होके फिर डोर को हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो पीछे खींचेगी। तो लाईट दिसत नाही, बघायला जाऊ नका, कळालं ना, क्योंकि उसको यूवी या फिर IR में रखते, विजिबल मध्ये ठेवला तर काय होईल, हे स्वप्नील सारखे लोक दिवसभर तिथंच खेळत बसतील, चालू बंद, हात फिरवायचा काढायचा तो ये होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड उसका अपोजिट इफेक्ट है जिसको हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं एंड उसको मेटल के सरफेस के ऊपर बम्बार्ड करते हैं। तो रूल क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर आता है। इसका कॉर्नर स्टेटमेंट क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस के अंदर जाना होगा तो उसको एक्स्ट्रा की एनर्जी छोड़नी पड़ेगी। फिर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी छोड़ देता है, इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बस उनकी एनर्जी यूवी से एंड विजिबल स्पेक्ट्रम से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम उसको अलग कैटेगरी में इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज एक्सरेज। एक्सरेज भी दो टाइप के होते हैं, कंटिन्यूस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज जो थे ये रिस्पॉन्सिबल थे आपका पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए। किसने बनाया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मोस्ले। मोस्ले का लॉ मालूम है, किस इक्वेशन के ऊपर से उसने पीरियोडिक टेबल बनाया था, बोल। एक इक्वेशन होतं, इक्वेशन नाही माहिती तुम्हाला, न्यू इक्वल्स टू समथिंग, व्हेरी गुड, इक्वल्स टू क्या, न्यू, वेरी गुड। न्यू मतलब कौन था वहां पे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहां से आ गई, फिर हर एक एलिमेंट इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट के ऊपर हम बम्बार्ड करेंगे तो वहां से एनर्जी इमिट होने वाली है। तो इमिट होने वाले एनर्जी की जो वेवलेंथ होगी उसके ऊपर से हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी हर एक एलिमेंट की डिफरेंट थी। फिर मोस्टली ने ऑब्जर्व किया कि ये फ्रीक्वेंसी चेंज होती है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, इसलिए रूट न्यू प्रोपोर्शनल टू जेड ये रिलेशन आ गया। फिर 1 by 1 उसने एलिमेंट को प्लेस किया था अकॉर्डिंग टू इट्स पोजिशन नंबर एंड पोजिशन डिफाइन की थी अकॉर्डिंग टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ। बाद में उसको हमने ॲटॉमिक नंबर बोल दिया और आता तुम्ही म्हणता असाल की ॲटॉमिक नंबरच्या अकॉर्डिंग ते प्लेस केले असतात, बरोबर। H फर्स्ट, हायड्रोजन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, व्हेरी गुड, एवढे माहीत असले पाहिजे, ठीक आहे। पुढचे करून घेऊ आपण, ठीक आहे। तो इस तरह से क्या होता है, ये एक्सरेज होते हैं एंड एक्सरेज पेक्षा भयानक असतात ते गॅमा रेडिएशंस, जिसके एग्जांपल बोलते टाइम मैंने लास्ट टाइम बोला था कि ये एवढी वॉल है का, इतनी आयरन की स्टील की वॉल बना देंगे एंड इस साइड से अगर गैमा रेडिएशन हम इमिट कर देंगे तो गैमा रेडिएशन ट्रांसमिट तो होंगे लेकिन ट्रांसमिट होते टाइम उसकी जो वेलोसिटी है वो 1% से भी डिक्रीज नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना, इतनी भयानक एनर्जी गैमा रेडिएशन में होती है। इसलिए जो एटॉमिक वीपन का एक्सप्लोजन होता है, एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है, तो उसमें गैमा रेडिएशन जो है एक्सप्लोजन से ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो वही गैमा रेडिएशन हम ये रेडियोथेरपी, केमोथेरपी में ह्यूमन बॉडी के ऊपर बम्बार्ड करते, कळालं ना। बट ते कंट्रोल्ड मॅनरमध्ये असतात, त्याची एनर्जी आपण कंट्रोल केली असते जेणेकरून फक्त सेल डिस्ट्रॉय होते। क्लियर है। तो अभी पढ़ते वैन डे ग्राफ जनरेटर होता कैसे, एप्लीकेशन समझ में आ गए। वैन डे ग्राफ जनरेटर में क्या होता है, इस तरह से गिरनी बघितली है, पुलीज होती है, पुलीज, एक साइड में मोटर, माहिती आगा, ठीक है। इन दोनों को कनेक्ट किया होता है विद द हेल्प ऑफ बेल्ट, बेल्ट असतो ना, ठीक है। तो मोटर की तरह इसको भी मोटर होती है, पीछे रोटर होता है, रोटर पे ये पुली, ये दूसरी पुली, ठीक है, ये P2, ये P1 कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ बेल्ट। कौन सा बेल्ट होता है, इंसुलेटेड बेल्ट होता है। कौन सा बेल्ट होता है, अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हम एक कॉम्ब यूज करते हैं, कॉम्ब, कॉम्ब, कंगवा, वेरी गुड, ठीक है, लेकिन मेटल का। और ये कॉम्ब क्या करता है, जैसे कोरोना डिस्चार्ज सांगितलं होतं एकदा, आठवतं का, चार्जेस जो है वो पॉइंटेड सरफेस या फिर कर्व सरफेस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होते हैं
मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉइंटेड सरफेस पे या फिर कर्व सरफेस पे मैक्सिमम होती है। तो कोरोना डिस्चार्ज एक प्रॉपर्टी है, आता नहीं आली थी अगोदरपासून है, ठीक है। उसका मतलब ये होता है कि पॉइंटेड सरफेस अगर होंगे जैसे कॉम में होते हैं तो वो इजीली चार्ज को लूज कर सकते हैं या फिर गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट वाला कोम यूज करते हैं, इसको बोला जाता है स्प्रिंग कोम S1, एंड यहाँ पे और एक कोम होता है, इसको बोला जाता है कलेक्टिंग कोम S2। से दो कोम है। स्प्रिंग कोम मतलब इसका काम क्या होगा, चार्ज को स्प्रे करना। स्प्रे कर दिए चार्ज, कहाँ पे आके बैठेंगे, यहाँ पे। बेल्ट कौन सा है, कंडक्टर या इंसुलेटर? कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके ऊपर अगर हमने चार्ज रख दिए, मी इलेक्ट्रॉन धरून आणले 22 आणि कंडक्टरवर ठेवले, ठेवल्या कुठे गेले, परत आपल्याला कधीच सापडणार नाही। बट वहीं पे अगर इंसुलेटर है, इंसुलेटर के ऊपर हमने वो इलेक्ट्रॉन रख दिए, तो आफ्टर लॅक्स ऑफ इयर्स हम वापस आएंगे। जर तो इंसुलेटर असला तर ते इलेक्ट्रॉन तिथेच असतील, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर के सरफेस के ऊपर मूव ही नहीं होते। इसलिए इंसुलेटर जो बेल्ट है वो इलेक्ट्रॉन को मूव होने नहीं देगा, लेकिन ये पुली जो है बेल्ट को घुमा रही है। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, यही चार्जेस यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद ये S2 क्या कर रहा है, इन चार्जेस को कलेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। कलेक्ट करने के बाद हम इसको कनेक्ट करते हैं इस तरह से, एक मेटेलिक डोम होता है। क्या होता है, मेटेलिक डोम। डोम कळतो का, डोम? न्यूक्लियर पॉवर प्लांट मध्ये असतो बघा खूप मोठा डोम, किंवा ते केव्ज मध्ये पण डोम असतो, कळालं? डोम म्हणजे हेमिस्फेरिकल सेमीस्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, असं दिसलं त्याला डोम म्हणायचं, ठीक है। ऐसा मेटालिक डोम है, इसको हम ऐसे फिक्स करते हैं, ये स्टैंड, एंड इसको टेबल के ऊपर रख देते हैं, ठीक है। ये हो गया वैन डे ग्राफ जनरेटर। अब यहाँ पे क्या होता है, ये वैन डे ग्राफ जनरेटर तो आ गया, इसके अंदर जो है कुछ नहीं होता है, वैक्यूम होता है एंड इसके बाहर हम और एक इस तरह से एनक्लोज करने के लिए एक कवर, एक स्ट्रक्चर प्लेस करते हैं। और ये जो हमने एक्सटर्नल बाउंड्री बॉक्स प्लेस किया है, इसके अंदर भी वैक्यूम होता है। क्यों वैक्यूम होता है, उसका रीजन क्या है, देखो यहाँ पे HVR होता है। HVR मतलब एक डिवाइस होता है हाई वोल्टेज रेक्टिफायर। कौन सा डिवाइस, HVR मतलब हाई वोल्टेज रेक्टिफायर, जिसका काम होता है कि 10 to the power 4 वोल्ट इतने पोटेंशियल पे चार्जेस ये स्प्रिंग कॉम को प्रोवाइड करना। मतलब स्प्रिंग कॉम को हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली यहाँ पे सोर्स होता है, प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन, अल्फा पार्टिकल, जो भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हमें रिक्वायर्ड है वो स्प्रे करता है। यहाँ पे स्प्रे करने के बाद वो यहाँ पे डिपॉजिट होंगे। ये कलेक्टिंग कॉम क्या करेगा, उसको कलेक्ट करेगा, डोम के ऊपर डिपॉजिट कर देगा, ठीक है। इस तरह से ये डोम जो होता है, इसके ऊपर ये सारे पॉजिटिव चार्ज इस तरह से डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, देखो हम चार्जेस को यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जा रहे हैं अगेंस्ट पोटेंशियल, मतलब वर्क डन हो रहा है, एंड ये वर्क डन स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड इस एनर्जी की वजह से जब ये चार्जेस डोम के ऊपर जाते हैं तो इनका पोटेंशियल बनता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 6 वोल्ट। मतलब हमने 10 to the power 4 वोल्ट पे थे, उनको यहाँ पे वैन डे ग्राफ जनरेटर का यूज करके 10 to the power 6 वोल्ट तक क्या किया, उनका पोटेंशियल बढ़ा दिया। अब इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है, एंड ये डिस्चार्ज ट्यूब जो होती है वो डायरेक्ट कनेक्टेड होती है टू द टारगेट न्यूक्लियस। टारगेट न्यूक्लियस मतलब जिस न्यूक्लियस का हमें आर्टिफिशियल ट्रांसमिटेशन करना है वो न्यूक्लियस। तो अभी क्या होगा, देखो ये जो डी है डिस्चार्ज ट्यूब, यहां पे जो चार्जेस आएंगे उनका पोटेंशियल कितना है 10 to the power 6। ये टारगेट न्यूक्लियस है, यहां पे पोटेंशियल कितना है 0, मतलब वहां पे ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 6 वोल्ट इतना बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। एंड इस पोटेंशियल डिफरेंस में से जब चार्ज यहाँ पे एंटर करेगा तो अकॉर्डिंग टू W इक्वल्स टू Q इंटू V, दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर, यानी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज को इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा कि ये न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा। कळालं पुढे काय होतं ते आपण डिस्कस केलेलं आहे, ठीक आहे। जो लाइटनिंग होती है उसका भी पोटेंशियल 10 to the power 6 वोल्ट इसी ऑर्डर का होता है। मतलब लाइटनिंग पड़ताना जेवढं पोटेंशियल डिफरेंस असतो उतना पोटेंशियल डिफरेंस ही वैन डे ग्राफ जनरेटर प्रोड्यूस करता है। तो इसको अगर हम ये एक्सटर्नल बॉक्स नहीं रखेंगे तो ये क्या करेगा, इतने पोटेंशियल की वजह से सराउंडिंग की जो एयर है उस एयर को आयोनाइज करेगा। क्या करेगा, आयोनाइज करेगा, एंड आयोनाइजेशन होने की वजह से ये सारे चार्जेस एयर में लीक हो जाएंगे, एंड उस लीकेज की वजह से एक्सप्लोजन होता है। क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है। इसलिए एक तो हम यहाँ पे वैक्यूम रखते हैं, वैक्यूम से भी नहीं कंट्रोल हो रहा है तो वहां पे हम मीथेन भी फील करते हैं। मीथेन क्यों, क्योंकि वो आयोनाइजेशन को सबसे ज्यादा अपोज करता है, ठीक है। मीथेन से कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर नाइट्रोजन भी हम प्लेस करते हैं, ठीक है। ऐसे डिफरेंट अरेंजमेंट होती है। तो ये हो गया वैन डे ग्राफ जनरेटर।
डायग्राम ड्रॉ करून घ्या. वर्किंग समझ में आ गई ना क्या हो रहा है. स्प्रिंग कॉम स्प्रे कर रहा है, बेल्ट ऊपर लेके जा रहा है, कलेक्टिंग कॉम कलेक्ट करके डोम के ऊपर डिपॉजिट कर रहा है. संपल. चलो अभी सीक्वेंस का सबसे सोपा सिंपल टॉपिक दैट इज कैपेसिटर. काल काही लिहिलं कॅपॅसिटर बद्दल. राइट डाउन. एंड ये जो स्प्रेइंग कॉम की स्प्रे करने की, कलेक्टिंग कॉम की कलेक्ट करने की जो टेंडेंसी प्रॉपर्टी है उसको क्या बोला जाता है. कोरोना डिस्चार्ज. कोरोना ने या कोरोना डिस्चार्ज. चलो राइट डाउन. नेक्स्ट पॉइंट कैपेसिटर. न्यू टॉपिक है. हाँ, कैपेसिटर मतलब जो लोग बीच बीच में एब्सेंट है उनके लिए पहले कब नहीं प्रिपेयर किया है तो यहाँ से प्रिपेयर करना शुरू कर दो. ठीक है. कैपेसिटर. एंड जो स्टार्ट से आते हैं टॉपिक का ही टॉपिक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही सब टॉपिक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या पढ़ना है. इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड उसके बाद में कैपेसिटर. राइट डाउन. कैपेसिटर कल हमने देखा था क्या होता है कैपेसिटर. बोला भी था मैंने, लिख के नहीं दिया था बस. क्या था कैपेसिटर मतलब, किसको याद है. वेरी गुड. सिस्टम ऑफ टू चार्जेस. ऐसे दो कंडक्टर प्लेस करने पड़ेंगे. एक के ऊपर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज दैट इज प्लस क्यू. दूसरे के ऊपर क्या होगा नेगेटिव चार्ज कितना माइनस ऑफ क्यू. इनको हम सेपरेट करेंगे. सेपरेशन का डिस्टेंस डी होगा. इनके बिटवीन एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील करेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा के होगा. कल पोलराइजेशन देखा था डाइलेक्ट्रिक्स का, वही मैकेनिज्म है. तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कैपेसिटर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. क्या होता है कैपेसिटर. राइट डाउन. कैपेसिटर इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू parallel conductors having equal and opposite charge. इक्वल मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट मतलब अपोजिट इन पोलैरिटी. ठीक है. सेपरेटेड बाय सर्टन डाइलेक्ट्रिक मीडियम. इज कॉल्ड एज कैपेसिटर. डायग्राम ड्रॉ कर लो. दो कंडक्टर्स, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज.
हो गया। नेक्स्ट, अब ये अरेंजमेंट एक्चुअल उसका मैकेनिज्म क्या है, बनाते कैसे, अब उसका एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन। और कैपेसिटर लिया, और कैपेसिटर इज ए डिवाइस, कैपेसिटर इज अ डिवाइस used to store electric charge or electrostatic potential energy, used to store electric charge or electrostatic potential energy। क्या है, कैपेसिटर एक डिवाइस है जिसका एप्लीकेशन यूज क्या होता है, चार्ज को या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करना। जैसे चार्जिंग बैटरी होती है, बैटरी माहिती असेल ना, चार्जिंग बैटरी, प्राइमरी सेल, सेकंडरी सेल, बैटरी नहीं माहिती, माहिती है, वेरी गुड, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज ही स्टोर होता है ना, तो उसके सिमिलर कैपेसिटर भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर रहा है, ठीक है। लेकिन दोनों के वर्किंग में, चार्ज स्टोर करने के एबिलिटी में बहुत डिफरेंस है। तो कैपेसिटर मतलब क्या है, देखो एक सिंपल अरेंजमेंट होती है जिसमें क्या होगा, दो कंडक्टर्स होंगे, कैसे होंगे, पैरेलल, उनके ऊपर हम चार्ज डिपॉजिट करेंगे, कैसे, इक्वल एंड अपोजिट, मतलब एक का पॉजिटिव तो दूसरे का, एंड उन दोनों के बिटवीन हम क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर देंगे, और डाइलेक्ट्रिक फील्ड करने के बाद जो भी अरेंजमेंट बनती है उसको बोला जाएगा कैपेसिटर। और कैपेसिटर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर हो गया। अब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी और एबिलिटी, एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर एनर्जी, टू स्टोर एनर्जी और चार्ज। कैपेसिटर डिवाइस है जो क्या करेगा, चार्ज स्टोर करेगा या फिर एनर्जी स्टोर करेगा। फिर वो कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है या फिर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, वो एबिलिटी मतलब क्या बना, कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज, लिया इसे, और कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरन्स, चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरन्स। शिकलाय का, व्हेरी गुड। याच्यासाठीच तेव्हा सगळे फॉर्म्युले पाठ करायला सांगतो आपण, नवीन नाही वाटलं पाहिजे। चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरन्स डिनोटेड बाय, नोटेशन क्या होगा इसका, C, फॉर्मूला बनेगा C इक्वल्स टू Q अपॉन V, डिनोटेड बाय C, गिवन बाय C इक्वल्स टू Q अपॉन V। अब बोलो ऐसा यूनिट क्या होगा, वेरी गुड, ऐसा यूनिट होगा चार्ज पर यूनिट वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, क्या होगा, कूलम पर वोल्ट। एंड इसी कूलम पर वोल्ट को हम बोलते हैं एज फैराड। फैराडे मालूम है आपको, क्या है फैराडे, चार्ज का यूनिट है, वेरी गुड। 1 फैराडे इक्वल्स टू 96500 कूलम। तो फॅराडे मधला शेवटचा ए वाय काढला की काय राहतं, फॅराड। तो फॅराड यूनिट है कैपेसिटेंस का। एंड 1 फैराड इक्वल्स टू क्या है, 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। तो 1 मिली फैराड मतलब कितने फैराड, -3 फैराड। 1 माइक्रो फैराड मतलब कितने फैराड, -6 फैराड। 1 नैनो फैराड मतलब -9। 1 पिको फैराड मतलब, ठीक है, क्वेश्चंस में हमें डेटा इसी फॉर्म में दिया जाएगा, ठीक है। देन फाइंड डायमेंशंस फॉर कैपेसिटेंस, M-1, L-2, T4, I2, वेरी गुड।
C equals to Q by V in terms of charge and potential. Next point, types of capacitor. Types of capacitor. According to its application and geometrical shape, various types of capacitors होते हैं. हम यहाँ पे बस 2 to 3 टाइप्स पढ़ेंगे. उसमें फर्स्ट वन लिखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब दो कंडक्टिंग प्लेट है, वो इस तरह से एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे, तो वो बनेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो ये फर्स्ट प्लेट है, ये बन गई P1, ये सेकंड प्लेट है, ये बन गई P2. अगर ये कैपेसिटर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर चार्ज डिपॉजिट करना पड़ेगा. तो P1 के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो P2 के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा. अगर यहाँ पे जो चार्ज हमने डिपॉजिट किया है वो Q है, P1 प्लेट का एरिया A है, यहाँ पे भी चार्ज कितना होगा, Q होगा, और इसका एरिया कितना होगा, A होगा. दोनों का एरिया हमने सेम रखा है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बनेगी सिग्मा इक्वल्स टू Q बाय A. इसके लिए भी सिग्मा इक्वल्स टू Q बाय A. इन दोनों प्लेट के बिटवीन का सेपरेशन सपोज D है, एंड दोनों प्लेट के बिटवीन का जो मीडियम है उसको हमने फील किया है विद द हेल्प ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम. जिस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा K. इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है. क्या कह रखा है बोर्ड पे, समझ में आ रहा है. कैपेसिटर की दो प्लेट्स है P1 एंड, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर, दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है Q, दोनों प्लेट्स का एरिया सेम है A, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा भी सेम बन गई. दो प्लेट्स के बिटवीन हमने जो स्पेस था उसको फिल किया विद द हेल्प ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K. क्लियर यहाँ तक. अब हम क्या करेंगे, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कोई भी एक रैंडम पॉइंट लेंगे, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट लिया है P, और इस P वाले पॉइंट के ऊपर हमें क्या करना है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू कंडक्टर ऑफ एनी शेप, क्योंकि यहाँ पे स्फीयर नहीं है, सिलेंडर नहीं है, ये प्लेट कौन सी मालूम नहीं है, तो रैंडम शेप है. एनी शेप के लिए क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P बनेगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन. ये फॉर्मूला कुठनाला कळाला, ठीक है. उसके बाद में सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, चार्ज अपॉन एरिया, तो ये बना Q अपॉन A इप्सिलॉन. बट इंटेंसिटी के हमने 3 फॉर्मूले देखे थे, उसमें पोटेंशियल से रिलेटेड था, वो वेरी इंपॉर्टेंट था, V बाई डी. तो E इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन डी. दोनों इक्वेशन के एक साइड में E है, दोनों के अनदर साइड को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, V अपॉन डी इक्वल्स टू Q अपॉन A इंटू इप्सिलॉन. बट इप्सिलॉन को अगर K के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो क्या होगा, इप्सिलॉन नॉट इंटू K. ठीक है. अभी इस एक्सप्रेशन को हम और थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, जिसमें D एंड Q को इंटरचेंज करना है, तो क्या बनेगा, V अपॉन Q इक्वल्स टू D अपॉन A इप्सिलॉन नॉट इंटू K. अगेन ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. अब दोनों साइड में हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे. V बाई Q का रेसिप्रोकल, वेरी गुड, Q बाई V. तो Q बाई V इक्वल्स टू बनेगा A इप्सिलॉन नॉट K अपॉन स्मॉल d. बट ये Q बाई V अभी देखा था हमने 2-4 मिनट पहले, कैपेसिटेंस. तो पैरेलल प्लेट के लिए कैपेसिटेंस का फाइनल फॉर्मूला मिलता है A इप्सिलॉन नॉट K अपॉन स्मॉल d. ये होता है एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. C इक्वल्स टू A इप्सिलॉन नॉट K अपॉन स्मॉल d. चलो देख लो, समझ लो, लिख लो. काय करू, झूम आउट म्हणजे दिसत नाही की अजून मोठं करायचं का, झूम आउट झूम इन नाही कळत मला, असं मोठं लहान. म्हणजे जेवढ्या फॅसिलिटी मिळाल्या तेवढ्या आपले नाटकं वाढतच चालतं अजून, आहे की नाही. एवढं मोठं दिसतंय तरी अजून मोठं बघायचंय नाही, मग असंच खेळ म्हणून वाटलं का झूम आउट झूम इन करा. कैपेसिटर क्या होता है,
डिवाइस यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कैपेसिटर को कैपेसिटेंस है कितना होता है Q बाई वी इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, बट वही अगर पैरेलल प्लेट के लिए कैपेसिटर है तो ए इप्सिलॉन नॉट के अपॉन स्मॉल डी। ए का मतलब एरिया, के का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। डी का मतलब सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। चलो हो गया। अब ये लास्ट जो इक्वेशन है C इक्वल टू ए इप्सिलॉन नॉट के अपॉन स्मॉल डी, हम इसके ऊपर से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस होता है C ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द A, यानी कि C2 अपॉन C1 इक्वल्स टू बनेगा A2 अपॉन A1, यानी कि एरिया बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ेगा। उसके बाद में जो C है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, K के साथ। वेरी गुड, K का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, यानी कि C2 अपॉन C1 इक्वल्स टू बनेगा K2 अपॉन K1। उसके बाद में ये जो C है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द 1 अपॉन D के साथ, यानी कि C2 अपॉन C1 इक्वल्स टू बनेगा D1 अपॉन D2, यानी कि सेपरेशन बढ़ाने से कैपेसिटेंस, सेपरेशन कम करने से कैपेसिटेंस। ठीक है, सेम वे हमने इससे पहले और एक फॉर्मूला देखा था, एक स्टेप थी, कहाँ पे ये या फिर ये ले लो। ठीक है, V अपॉन क्यू इक्वल्स टू डी अपॉन ए इप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो इसके ऊपर से अगर हमें V के साथ रिलेशन चाहिए तो V एंड D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी सेपरेशन बढ़ाने से पोटेंशियल क्या होगा, तो V2 बाई V1 इक्वल्स टू बनेगा D2 बाई D1। हो सकता है मंडी के टेस्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन जो बोर्ड पे दिख रहा है उससे रिलेटेड हो आ सकते हैं, कंफर्म नहीं है, मे बी। C equals to A epsilon naught K upon small d। चलो calculate the capacitance of capacitor, calculate the capacitance of the capacitor if given data दिया है, if एरिया है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 10 एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है 0.4 मिलीमीटर। काय
चलो बोर्ड पे चेक करते एक बार। श्रवण फॉर्मूला क्या है बोलो श्रवण। C इक्वल्स टू क्या है A इप्सिलॉन नॉट K अपॉन स्मॉल d। अब A कितना दिया है 2 मिलीमीटर का स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 10 की पावर -6। इप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। देन D कितना है, K कितना दिया है 10, D कितना है 4 इंटू 10 की पावर -4। तो ये 1, ये 2, ये 4.45 425, मतलब C विल बी 4.425। अब देखो -4 ऊपर आ गया, +4 +1 +5 -6 10 की पावर -13 फैराड, यानी कि 0.4425 पिको फैराड। ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। हेलो दादा, वेरी गुड। अभी सेम कैपेसिटर है और उसमें बोला है कि इफ, सेम नहीं दूसरा ले लो, इफ, हाँ स्टेटमेंट ना कर लो डायरेक्ट डेटा। पहले कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफैरड, तब का सेपरेशन था D। बाद में अगर सेपरेशन को 4 टाइम्स कर दिया तो कैपेसिटेंस कितना होगा। (25 माइक्रोफैरड), ठीक है। कैसे, C प्रोपोर्शनल टू 1/D है तो C2/C1 इक्वल्स टू D1/D2। D1/D2 आता है 1/4, 1/4 इंटू C1 मतलब 1/4 इंटू 100, तो ये बनेगा 25 माइक्रोफैरड। पहली केस में सेम क्वेश्चन है कि जब C1 20 माइक्रोफैरड था, जब उसके प्लेट के बिटवीन हमने एयर प्लेस की थी, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था 1 था। बाद में हमने उसको फिल किया विद द हेल्प ऑफ वाटर, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, तो कैपेसिटेंस न्यू कितना होगा। 1600 माइक्रोफैरड। इनिशियल कितना है 20 इंटू 80 मतलब 1600 माइक्रोफैरड। दिस विल बी द न्यू कैपेसिटेंस। क्लियर है। तो इस तरह से ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाद में नेक्स्ट पॉइंट स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, अब स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होता है, दो टाइप के कैपेसिटर होते हैं। एक इस तरह से स्फीयर होगा और उसके सराउंडिंग में कुछ भी नहीं होगा, तो इसको बोला जाता है आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या बोला जाता है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। एंड दूसरा होता है जिसमें 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होते हैं, ये होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो अगर आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर है या फिर ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पे एक्चुअल में 2 स्फीयर प्रेजेंट है। इसमें क्या है, एक स्फीयर है एंड स्फीयर के सराउंडिंग में कुछ नहीं, मतलब कौन है, एयर है, मतलब डाइलेक्ट्रिक आ गया। यानी कि फिर से कंडक्टर एंड उसके सराउंडिंग का डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा, यहां पे कैपेसिटर फॉर्म करेगा। जैसे कि हमारी अर्थ है, अर्थ मतलब ये कंडक्टिंग स्फीयर आ गया, उसके सराउंडिंग में कौन होता है, एयर होती है, तो ये बनेगा स्फेरिकल कैपेसिटर। हमारी अर्थ भी, ये आइसोलेटेड भी एंड ये भी। अभी हमने कैपेसिटर का जो फॉर्मूला देखा है, C इक्वल्स टू क्या था, A इप्सिलॉन नॉट K अपॉन स्मॉल d। अगर हम स्फेरिकल ले रहे हैं तो स्फीयर के लिए एरिया कितना होता है, अगर D इक्वल्स टू R बनेगा, सेपरेशन बिटवीन देम, या फिर डिस्टेंस जब भी लेना है तो D इक्वल्स टू अगर R पुट कर देंगे तो सेम एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 4 पाई R स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट इंटू K डिवाइडेड बाय R। एक R, यानी कि स्फेरिकल कैपेसिटर अगर है तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट K इंटू R, ये बनता है एक्सप्रेशन फॉर उसकी कैपेसिटी। 4 पाई इप्सिलॉन नॉट K इंटू R किसके लिए, स्फेरिकल। बट स्फेरिकल में भी कौन सा, आइसोलेटेड स्फेरिकल। ठीक है, ऐसे 2 स्फीयर है तो उसकी केस डिफरेंट होती है, उसको बाद में देखेंगे। बट इन जनरल जो कैपेसिटर होता है सिमिलर टू अर्थ, वो होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। कितना है, C इक्वल्स टू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट K इंटू R। तो इसके ऊपर से मुझे अर्थ की कैपेसिटी चाहिए। अर्थ अगर कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है तो अर्थ की कैपेसिटी कितनी होगी, करो कैलकुलेट।
क्या करना होगा अर्थ के लिए? अर्थ के सराउंडिंग में एयर है, एयर के लिए K1 है, तो K को डायरेक्ट 1 पुट करेंगे, बट R कितना होगा? 6400 किलोमीटर। तो करो पुट और बोलो कितनी आती है कैपेसिटी ऑफ द अर्थ? देखो एकदम सिंपल टॉपिक है, आज हो गया, कल ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा कैपेसिटर। 4-5 ही पॉइंट है इसमें। सेवन पॉइंट टू 8 हे बघा 1/4 कितना होता है? 9 इंटू 10⁻9, तो 4 कितना होगा? 1/9 इंटू 10⁹9। तो न्यूमरेटर में कौन बचा? सिर्फ R। R कितनी है? 6.4 इंटू 10⁶। तो 6.4/9 इसका डिवीजन करना है। वेरी गुड। अप्रोक्सीमेटली 0.711, बाद में 2 भी आ सकता है या फिर 711। अब 10 की पावर देखो, +9 ऊपर आके -9 + 6 यानी फैराड, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 711 माइक्रोफैराड। ये होती है कैपेसिटी ऑफ द अर्थ। अर्थ को अगर एज ए स्पेरिकल कैपेसिटर ट्रीट करेंगे तो उसकी कैपेसिटी 711, डायरेक्ट नंबर लक्षात ठेवा, ठीक है। तो कैपेसिटर रिलेटेड डिस्कशन शुरू किया है हमने, तो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर, ठीक है। एंड मैंने बोला है कि कल में भी कैपेसिटर कंप्लीट हो सकता है। 2-4 पॉइंट रहे, सोफा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है।